वहाँ हो जाओ, मैं बुलाता हूँ मैं आपको। कमेंट क्यों नहीं आ रहे बच्चों के? हेलो हेलो, आ गए कमेंट, आ गए भाई। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। आपके साथ बात करने आया हूँ भाई, नहीं आ सकता क्या? देखो वेलकम बोल रहे हैं मैम, आप कह रही थी बच्चे मुझे पढ़ाया नहीं देंगे। ये देखो, बच्चों ने नमस्ते करना शुरू कर दिया। आज ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा बच्चों आपको। आज मेरी क्लास चलेगी ज्योग्राफी की। हाँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जबरदस्त चल रही है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, वेलकम मेरा कर रहे हो? वेलकम मेरा कर रहे हो? नहीं, बताइए वेलकम किसका कर रहे हो? अच्छा, अगर मैम का वेलकम कर रहे हो तो मैम ने क्लास कब बंद किया आपकी, ये बताओ। आपकी तो क्लास चली है कंटिन्यू। तो हाँ, आप खुश हो या दुखी, ये बताओ पहले। खुश हो ना? हाँ। जब कोई परिवार का सदस्य अगर जाता है और फिर वो वापस शाम तक आ जाता है, तो हम भी खुश होंगे ऑब्वियसली, बहुत खुश होंगे। और ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जिसके साथ हमने टाइम बिताया है, कोई भी टीचर हो, और अगर वो जाते हैं तो दुख बहुत होता है। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, इसमें कोई शक नहीं है। हर संभव प्रयास होता है कि वो वापस आएं, काम करें। कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारेंगे। कुछ गलतियां मेरे केस में, मैम के केस में मुझसे हुई, इन्होंने मुझे एहसास कराया, बताया भी। मैंने बोला, मैंने आश्वासन दिया, वो ऐसी गलतियां कभी नहीं होंगी। कोशिश करेंगे अब हम इन छोटी बातों का भी ध्यान रखें। तो वो गलतियां समझ आई। मैंने बोला कि फिर मुझे फिर कोई आपत्ति ही नहीं है किसी भी तरह की। तो मैम यहाँ वापस क्लास में है, इतनी सी बात है बस। ठीक है। तो अभी अगर मैम कह रही हैं कि अगर ये मुझे परेशान नहीं करेंगे, मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे, तो मैं आज की क्लास लूंगी, वरना नहीं। और जो कुछ पूछना आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको सारे जवाब देने को तैयार हूं। हाँ, आप हैप्पी हैं, बिल्कुल हैप्पी हैं, सबका हैप्पी हैप्पी मैसेज है। आरडब्ल्यूए के आप दिल से साथी हैं, और इस साथ में बिल्कुल साथ निभाने वाली आपकी मैम है। और मैम अब आपके सामने हाजिर होने वाली हैं। देखिए बहुत सारे थैंक यू आ रहे हैं मैम के लिए। मैम एक बार आ जाइए प्लीज। आपकी मैम आपके सामने हाजिर हैं, आप ही के अपने परिवार में। और अब आप आराम से मैम के साथ क्लास करेंगे। कंटिन्यू मैम, आप आरडब्ल्यूए की सदस्य हैं, आरडब्ल्यूए की सदस्य थी, आरडब्ल्यूए की सदस्य रहेंगी। तो इसमें किसी तरह का किसी भी बच्चे को अब दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो भी थे मैं उनके ही जवाब देने आया था। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। नाराजगी थी, नाराजगी होती है परिवार में भाई, किसको नहीं होती। आपके परिवार में भी आप भी अपने मम्मी पापा से कभी नाराज हुए होंगे, अपने भाई बहन से नाराज हुए होंगे। तो वैसी नाराजगी है। उस नाराजगी का सॉल्यूशन किया तो उन मैम आपके साथ हैं। तो सॉल्यूशन ही है, मेन चीज है कि भाई ठीक है, कोई भी नहीं चाहता यार, स्पेशली फीमेल होगी तो कोई चाहेगा कि प्लेटफॉर्म को बदलना। उसको नहीं पता होता भाई सामने कैसा माहौल होगा, क्या होगा। जहां वो काम कर रहे हैं वो करते रहना चाहते हैं। हाँ, उसी चीज को एनालिसिस हमने किया, इन्होंने बताया भी
कि सर मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला, तो मैं थोड़ी अस्थिर हो गई। मुझे लगा कि सर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और मैं मीटिंग में मैंने वो रिप्लाई खोला, तो मैंने बाद में रिप्लाई करूंगा, वो मैं कर नहीं पाया। तो इस तरह से गलत फहमियां हो जाती, क्योंकि फिर बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, तो ये याद नहीं रहता एक टीचर का मैसेज है, उनका रिप्लाई भी करना है। क्योंकि फिर ऐसा है ना, बहुत सारे टीचर्स के किसी के कर दिए, जब एकदम फ्री बैठा हूं या कहीं बैठा हूं जहां मीटिंग में नहीं हूं या इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है, तो वहां भी रिप्लाई करता रहता हूं। कई बार ऐसा हो जाता है कि मीटिंग जो है इंपॉर्टेंट चल रही हो, बस मैसेज देख लिया, अचानक से फोन बजा तो कि मैं बाद में करूंगा रिप्लाई, नहीं आया ध्यान। उस तरह की कोई गलत फहमी बन गई हम लोगों के बीच में। मैम कॉल कर लेती तो वो बात खत्म हो जाती, मैम ने कॉल नहीं किया, मैम ने ऐसे सोच लिया, बात ऐसे बढ़ गई। इतनी सी बात है बस, इससे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो आपने बहुत कुछ बोला हो मैम को, सारे शब्द वापस लीजिए, है ना। सर जी हम भी मैम से नाराज हैं। अब कोई नाराजगी नहीं है, मुझे पता है मैम से आपकी इतनी सी भी नहीं है। ठीक है, चलिए, जो बातें थी मैंने आपको बता दी, सिर्फ इतनी बातें थी जो आप तक पहुंच गई हैं। जो सॉल्यूशन मैम को चाहिए थे वो मैंने आश्वासन दे दिया है, लिखित में आश्वासन दे दिया है। वैसे मैम ने बोला कोई जरूरत नहीं है सर, पर ठीक है ना। चलिए ठीक है, सॉरी बोल दिया। देखो मैम कितने बच्चे सॉरी बोल रहे हैं कि मैंने मैम को गलत बोला था, मैंने भी गलत बोला था। ठीक है, चलिए, अब आप कहीं भी मैम के लिए कुछ भी, अगर कुछ भी कमेंट आएगा तो आप रिप्लाई करना। मैंने आपको सारी बात, आप मुझ पे भरोसा करते हो, मैंने आपको सारी बात बता दी है, तो रिप्लाई करना अब आपका काम है। बच्चों को मैम रिप्लाई नहीं करेंगी, वो परेशान ना हो, ये भी आपका काम है, ये जिम्मेदारी आपको दे करके जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों, और थैंक यू मैम, प्लीज। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। देखो, लास्ट क्लास हमारी मिट्टी की हुई थी, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और मिट्टी मैंने आपको आधी पढ़ा दी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो है, इसमें मैं आपको आज जो पढ़ाने वाली हूँ वो होगी मरुस्थलीय मिट्टी। स्टार्ट करें तो मरुस्थलीय मिट्टी, चलिए। चलो, खुश हो ना आप सब? करते हैं स्टार्ट। चलो, आज देखो, आज तो मैं स्टूडियो हूँ, है ना। पीडीएफ सी क्लास, मतलब पीडीएफ लगाई नहीं है। मैप आपको ना घर जाके जो कल की क्लास होगी ना उसमें दिखा देंगे। अभी मैं ऐसे ही स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है, मतलब मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ानी है मेरे को। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे हम? मरुस्थलीय मिट्टी। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय मिट्टी की। ध्यान से सुनना सभी बच्चे। और अभी देखो, इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें बता दूं, मैप की पीडीएफ ना कल बता दूंगी, लेकिन अभी सुनो। मरुस्थलीय मिट्टी, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब इंग्लिश भी पता होना चाहिए। आप बोलोगे मैम एरिड सोयल बोला जाता है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एरिड सोयल बोलते हैं, एरिड सोयल। इंग्लिश याद हो गई? हाँ, याद हो गई। अब सबसे पहले ही तो ये मिट्टी मिलेगी कहाँ पर? उत्तर में मिलेगी, दक्षिण में? पहले तो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ मिलती है ये मिट्टी। तो आपको क्या बताइए जल्दी से, कहाँ मिलेगी? तो आप बोलोगे मैं भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्र में। भारत के कौन सी दिशा में मिलेगी? भारत के पश्चिमी भाग में। अब तुम दिमाग में लगाओगे कि मैम ने बोला पश्चिमी भाग में, तो पश्चिमी भाग में भारत के कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं? बच्चों, कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए, तो इन द ड्राई एरियाज,
इन दी ड्राई एरियाज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आ गई बात समझ में? मतलब अब तुम्हें पता चलिए पश्चिमी भाग में, तो पश्चिमी भाग में कौन कौन से स्टेट पड़ रहे हैं, सोचो जरा, खुद दिमाग लगाओ। आप बोलोगे मैम राजस्थान है, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात राजस्थान, फिर उसके थोड़े ऊपर जाते हैं तो हरियाणा मिलता है ना, तो ये इन एरियो में मिलेगी। और मोस्टली जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है थार मरुस्थल, तो वही ये मिलती है। और मरुस्थलीय मिट्टी, आपको पता है मरुस्थल कहाँ होगा, जहां वर्षा कम होती होगी वहीं तो मरुस्थल बनते हैं, और कहाँ बनते हैं। तो ये पर मरुस्थल की डेफिनेशन क्या होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। ये मैंने आपको मरुस्थल जब पढ़ाए होंगे तब मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई होगी। तो पश्चिमी भाग में तुम्हें दिशा पता चल गई ना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। तो अब अगर मैं कहूं कि ये कहाँ कहाँ मिलेगी, तो आप बोलोगे प्यारे बच्चों ये दक्षिणी पंजाब में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, दक्षिणी पंजाब में, ध्यान से सुनते रहना, दक्षिणी हरियाणा में मिलेगी। अब देखो हरियाणा में भी कौन से पार्ट में, ये नहीं कि पूरे पूरे उसमें मिलेगी, पूरे हरियाणा में मिलेगी, ये मिलेगी दक्षिणी हरियाणा में। राजस्थान, राजस्थान में मिलेगी। और प्यारे बच्चों कहां मिलेगी, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। कहाँ मिलेगी, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आपको अच्छा, और देखो पूरे राजस्थान में तो ये मिट्टी मिलेगी, लेकिन गुजरात के कौन से पार्ट में मिलेगी, हरियाणा के कौन सी दिशा में मिलेगी, पंजाब के कौन सी दिशा में मिलेगी, इतना इतना भी आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे यस मैम अब तो हमें पता चल गया, अब इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। सदर्न पंजाब, प्यारे बच्चों ठीक है, सदर्न हरियाणा, राजस्थान, एंड कहां मिलेगी प्यारे बच्चों, कच्छ। रीजन ऑफ गुजरात, ये आपको ध्यान रखना। पता चल गई कि हाँ मैम ये मिट्टी तो हमें यहाँ मिल रही है। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब इसमें आपसे पूछे जाएगी कि इसमें अधिकता किस चीज की होती है इस मिट्टी में। मैंने एक आपको चीज बताई थी याद करने के लिए, देखो आप बोलोगे मैम सोल्ट, सोल्ट किसको कहते हैं, हिंदी में सोल्ट को क्या बोलते हैं, हिंदी में सोल्ट को नमक बोलते हैं, नमक। और फॉस्फेट भर भर के मिलेंगे इस मिट्टी में, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि किस चीज में ज्यादा मिलेंगे, तो आपको ये ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि अधिकता रहेगी सॉल्ट की और फॉस्फेट की। एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड फॉस्फेट, ये ध्यान रखनी है। अच्छा मैंने आपको बताया था कमी किस चीज की रहती है, पुअर किस चीज में है, तो ह्यूमस और नाइट्रोजन में कमी। प्यारे बच्चों ह्यूमस और नाइट्रोजन की। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ सीधी सीधी, कभी भी भारत की मिट्टी आ जाए और कभी भी आपसे पूछ ले कि भारत की मिट्टी में किस चीज की कमी पाई जा रही है, तो आपको 3 बातें याद रखें, ना फा जे, ना फा जे, कुछ नहीं करना, ना से नाइट्रोजन, फा से फास्फोरस, जैसे जीवाश्म। हमेशा याद रखना कि भारतीय मिट्टी में 3 चीज, वो कोई सी भी मिट्टी हो, XYZ, XYZ क्यों, हमें भारत की मिट्टियों के नाम पता होने चाहिए। भारत में कितने प्रकार की, कि मोस्टली मैम भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी व क्षारीय मिट्टी, यही सही, यही तो है। और एक है लास्ट दलदली मिट्टी, जिसमें मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। तो इन मिट्टियों में ना नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी ही मिलेगी। भारत की मिट्टी ऐसी है कि इसमें इन तीनों की कमी मिलती है। तो देखो वही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा अब कोई बच्चे ह्यूमस क्या होता है,
किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी तो आप बोलोगे मैम ह्यूमस है प्यारे बच्चों मिट्टी की ऊपरी परत। क्या है? मिट्टी की ऊपरी परत है, ये बात ध्यान रखना। ह्यूमस क्या होता है? सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष जो सूक्ष्म जीवों के अपघटन के द्वारा ये मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, जहां भी ये ह्यूमस रहेगा वहां मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ जाता है, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, ह्यूमस तो वो मिट्टी, जहां भी ह्यूमस होगा वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, तो यहां पर अब देखो इसे इंग्लिश में प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? पुअर। तो किसमें पुअर है? ह्यूमस, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। सिंपल। कमी मैंने बताया ना, नाइट्रोजन फास्फोरस और इसकी कमी है। अच्छा, अब आप बोलोगे मैम ये मिट्टी मरुस्थलीय तो राजस्थान में मिलेगी, तो यहाँ की मुख्य फसलें क्या होंगी, हम यहाँ पर क्या क्या उगा सकते हैं? तो देखो थोड़ी सी इसमें सिंचाई करेंगे तो मेजर क्रॉप्स, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? मेजर क्रॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर क्रॉप्स बोलेंगे। मेजर क्रॉप्स है जौ, बाजरा, मक्का व सरसों। मोटे मतलब मोटे अनाज होते हैं ना, मोटे अनाज, जौ, बाजरा, मक्का व सरसों उगेंगे। जौ, बाजरा, बाजरा, मक्का, मक्का व सरसों। ये प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखना ही रखना है। जो बाजरा, बार्ले, मिलेट्स, मेज, बाजरा, जो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? बार्ले, बार्ले बोलेंगे, मिलेट्स बोलेंगे, और मक्के को इंग्लिश में बोलते हैं मेज, MAIZE। एंड सरसों को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? तो आप बोलोगे मस्टर्ड बोलेंगे मैम, मस्टर्ड। एक एक लफ्ज इंग्लिश में भी लिखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेजर क्रॉप्स मालूम हो गई कौन कौन सी है, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, यह मिट्टी कैसे होती है? जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है प्यारे बच्चों, तो यह मिट्टी जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इस मिट्टी में क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे मैम इस मिट्टी में रेत, बालू व बजरी युक्त होती है। रेत, बालू व बजरी युक्त होती है, बजरी युक्त होती है। रेत, बालू व बजरी युक्त होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। सैंड, सैंड रेत होता है, और ग्रेवल क्या होता है? सैंड एंड ग्रेवल। क्लियर हो गई मरुस्थलीय मिट्टी? हाँ, तो अब यहां पर आप देखो कि मैम मरुस्थलीय मिट्टी, आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि भारत के कौन से पार्ट में मिलेगी, उत्तर, पश्चिम, ये सब दिशा। तो दिशा क्या हो गई, ये याद रखनी, पश्चिमी भाग में। ओके, फिर इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट में मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में। पूरे राजस्थान में मिलेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, बजरी, बजरी क्या होती है? जो वो होते हैं ना, ये सड़क बन रही है, सड़क में छोटे छोटे से पत्थर नहीं दिखते, उसको बोलते हैं बजरी, उसको बोलते हैं बजरी। अच्छा, इधर अधिकता सोल्ट यानी नमक, नमक और फॉस्फेट की अधिकता, कमी, ह्यूमस और नाइट्रोजन की प्यारे बच्चों क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। तो ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मुख्य फसलें क्या है? मोटे अनाज ही उगाए जाएंगे। मोटे अनाज क्या है? जो बाजरा, मक्का व सरसों। क्या उगाया जाएगा? तो जो, बाजरा, मक्का व सरसों। और यह मिट्टी कैसी होती है? तो आप बोलोगे यह मिट्टी रेत, बालू व बजरी युक्त होती है। नाम ही तुम्हें सुनने में नजर आ रहा होगा कैसी मिट्टी है। देखो यहाँ पर मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय मिट्टी आपको खुद याद रखना है कि हाँ मैम ये मिट्टी कैसी होगी? रेत, बालू व बजरी युक्त होती है। क्लियर ना? चलिए, अब एक मिट्टी और है, पर्वतीय मिट्टी। आ जाओ, पर्वतीय मिट्टी सिखाती हूँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे पर्वत को? पर्वतीय मिट्टी। इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन सोयल। ये है माउंटेन सोयल। अच्छा, इसका अन्य नाम क्या है? कोई पूछे कि मैम इसका अन्य नाम बता दो पर्वतीय मिट्टी को,
तो अन्य नाम देखो, पर्वतीय मिट्टी आपको उत्तर भारत में मिलेंगे और इसे ना अन्य वनीय मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वनीय मिट्टी। वनीय मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे फॉरेस्ट सोयल। क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट सोयल। फॉरेस्ट सोयल बोलते हैं इसे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट सोयल बोलते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में, देखो इसमें क्या है? ह्यूमस की अधिकता। तो ह्यूमस की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण अम्लीय मिट्टी में, ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण पाए जाते हैं। अम्लीयता के गुण पाए जाते हैं। अम्लीयता के गुण, किसके गुण पाए जाते हैं? देखो ध्यान से, अम्लीयता के या क्षारीयता के, ये ऐसे ध्यान रखा करो। तो मैं बार बार बोल रही हूं कि पर्वतीय मिट्टी में इसके अम्लीयता के गुण हैं, क्षारीयता के नहीं है। तो आप ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो पर्वतीय मिट्टी में किसके गुण पाए जाते हैं? पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण पाए जाते हैं। और पर्वतीय मिट्टी में उगेंगे क्या क्या, अब ये बताओ, चलो जल्दी से बताओ। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो आप यहां पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एसिडिक, एसिडिक प्रॉपर्टीज इन माउंटेन सोयल, ड्यू टू एक्सेस ऑफ ह्यूमस। ड्यू टू एक्सेस ऑफ ह्यूमस, ये बात ऑफ याद रखेंगे। ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना प्यारे बच्चों, कि जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है इन माउंटेन सोयल ड्यू टू एक्सेस ह्यूमस, फसलें कौन कौन सी उगेंगी, अब ये पूछा जाएगा। तो देखो उत्तर भारत में, यानी उत्तर भारत की मिट्टी है, कहाँ कहाँ की? आप बोलोगे ये उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यही तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन स्टेट में ये मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी, मतलब जो नॉर्थ के जितने भी स्टेट हैं वहां पे ये मिट्टी मिलेगी। जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, तो इन सब में मिलेगी आपको। तो आप यहां पर बोलेंगे इसकी मुख्य फसलें। मुख्य फसलों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मुख्य फसलें इंग्लिश में बोलते हैं मेजर क्रॉप्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मेजर क्रॉप्स। इंग्लिश भी याद करा करो, मेजर क्रॉप्स बोलते हैं सेब, नाशपाती व चाय। सेब, नाशपाती व चाय, व चाय। तो सेब की स्पेलिंग क्या है ये तो पता ही होगा ना, एप्पल, एप्पल, पियर एंड टी, ये आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? चलिए, अब इसके बाद पर्वतीय मिट्टी पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती। देखो पर्वतीय मिट्टी ना कैसी मानी जाती है, ये आप एक बात बताओ, अगर कभी भी जब हम हिमालय पढ़ते हैं तो मैं आपको क्या बताती हूँ कि हिमालय क्या है? युवावस्था में है। और हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या है? सभी युवावस्था में है। अब जब में हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो बूढ़ी हो चुकी, वो वृद्धावस्था में है। अरावली क्या है? सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, बताई थी। लेकिन भारत में जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो अरावली है। लेकिन आप बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखना कि जो हिमालय है, हिमालय क्या है? आप सभी बोलोगे मैम जो हिमालय है वो युवावस्था में है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां कैसी हैं? तो आप क्या बोलोगे? मैम सारी युवावस्था में है, सब युवावस्था में हिमालय से निकलने वाली नदियां। और ये भी प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ऐसी, इसीलिए तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जो पर्वतीय मिट्टी है इसे पूर्ण विकसित नहीं माना जाता, ये भी बन रही है। हाँ, तो देखो अब यहां पर हम आगे बात करते हैं।
अब पर्वतीय मिट्टी क्या है, पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती। प्यारे बच्चों यहां ध्यान रखेंगे, पर्वतीय मिट्टी पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती है। पूर्ण विकसित, जब भाई हिमालय भी युवावस्था में है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां युवावस्था में है, खुद सोचो है, खुद सोचो सब युवावस्था में, तो पर्वतीय मिट्टी कैसी होगी, पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती। और ये बोलेंगे ये निर्माणाधीन अवस्था में है। ये कौन सी अवस्था में है प्यारे बच्चों, तो आप ये बोलोगे ये मैम निर्माणाधीन अवस्था में है, ये निर्माणाधीन अवस्था में है। आया, याद हुआ, याद हो गया है ना। पढ़ने पे ध्यान दो आप सभी बच्चे। नोट कंसिडर्ड अ फुली इट इज इन ए चलो हो गया। अब ये वाली बात भी हो गई क्योंकि मैंने आपको ये समझा दी है। हाँ, अब आपसे पूछा जाएगा इस मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। विस्तार, विस्तार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप क्या बोलोगे बताओ। हाँ, चलिए, तो आप बोलोगे हिमालय के साथ साथ, हिमालय के साथ साथ, हिमालय के साथ साथ भारत में कश्मीर, भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये एचपी का मतलब ना, देखो एक बात ध्यान रखना, एचपी का मतलब तुम हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, है ना, तो एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है, यूके का मतलब उत्तराखंड है, ये बात ध्यान रखा करो। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम एंड, अब अरुणाचल प्रदेश ना मुझे पूरा लिखना पड़ता है, क्यों, इसकी वजह क्या है अरुणाचल प्रदेश पूरा लिखने की, क्योंकि कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, मैम एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मैंने कई बच्चों के मुंह से ये बात सुन ली है कि एपी का मतलब, कुछ बच्चे तो अरुणाचल प्रदेश बताएंगे लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे अरे ये मैम आंध्र प्रदेश होगा, इस वजह से मैंने ना पूरा लिख दिया वो अरुणाचल प्रदेश की स्पेलिंग। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर आपको ये पूरे बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे इसको भी इंग्लिश में लिख लो कभी, इंग्लिश वाले बच्चे, तो अलोंग द हिमालयाज इन इंडिया, अलोंग द हिमालयाज इन इंडिया, इन कश्मीर, अब बाकी तो तुम्हारा पूरा ऊपर लिखा हुआ है, एक एक लफ्ज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है, अब यहां पर यह बात ध्यान रखेंगे कि इसमें ये पुअर किस में है, पुअर भैया भारतीय मिट्टी में किस चीज की कमी पाई जाती है बताओ, कमी, तो आप बोलोगे पोटास, फास्फोरस एंड लाइम, पोटास, फास्फोरस एंड लाइम, रुको पुअर ना सही से लिखो, पुअर यानी कमी, पोटास, फास्फोरस एंड लाइम, लाइम का मतलब तुम्हें पता है ना, चूना बोलते हैं लाइम को, चूना, पोटाश को तो पोटास बोलते हैं, फास्फोरस को फास्फोरस ही बोलते हैं, है ना, एक्सेस ऑफ ह्यूमस,
एक्सिस ऑफ ह्यूमस, अधिकता किसकी? हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता की वजह से ना यहाँ पर ह्यूमस ज्यादा मिलता है। हैं तो एचपी को डाउट होने लगता है मैम, अजय कुमार, एचपी का मतलब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, मैं अब बता रही हूँ ये ना, तो हाईएस्ट पीक। यहाँ तुम इतने खुद समझदार हो कि जब मैम स्टेट लिखवा रही हूँ तो जाहिर सी बात है स्टेट का ही बात होगी, है ना। चलो, तो पुअर आपको पता चल गई, एक्सिस ऑफ ह्यूमस ये पता चल गई। अब भैया यहाँ पे ह्यूमस की अधिकता क्यों है? तुम्हें पता है पर्वतीय मिट्टी, यानी पर्वत की है तो पर्वतों पे पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा हैं, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है तो वो क्या होते हैं, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष जो मिट्टी में मिल जाते हैं उसी से तो ह्यूमस बनता है। और सूक्ष्म जीवों के अपघटन, उन सड़ी जो पृथ्वी पे नीचे जमीन पर सड़ी गली वनस्पति जो अवशेष गिरते हैं तो वो कौन अपघटन करता है उनको, कौन टूटता फूटता है ऐसे करके? तो आप बोलोगे मैम वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है उन जितने भी वनस्पतियों का, जितने भी पेड़ पौधों का, जितने भी जीव जंतु का, जो सड़ी गले होते हैं, सड़ी गली वनस्पतियों, पेड़ पौधों व जंतुओं के अवशेष सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से। तो अब आप बोलोगे मैम अच्छा, तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ ह्यूमस ये लिखवा रखा है ना मैंने, ये क्यों है? तो आप बोलोगे मैम ह्यूमस की अधिकता यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता है। हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता, वनस्पतियों की प्रचुरता, ये आपको बढ़िया से याद रखना है। बताओ आगे बात समझ में आया? समझ? तो आप बोलोगे रिच इन फ्लोरा, मैप ना तुम्हें कल दिखाऊंगी, ठीक है, आज मैप नहीं है। रिच इन फ्लोरा एंड फोना, मैंने वैसे भी तुम्हें ऑलरेडी मिट्टी का मैप बहुत बार दिखा दिया है, 2-3 दिन से ये चैप्टर चल रहा है हमारा, ये है ना, इन द हिमालयास, इन द हिमालयास। चलो तो हुआ ही वाला, आगे बात समझ में, देख लो अब। अब आती है पीट और दलदली। पर्वतीय मिट्टी का समझ में आ गया? चलो एक बार रिपीट कर लो, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी का जो अन्य नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे मैम, पर्वतीय मिट्टी का जो अन्य नाम है, जरा पढ़ना, जरा इधर आ जाओ सब बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा है खुद पढ़ा करो। तो आप बोलोगे मैम वनीय मिट्टी, याद हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में किसके गुण पाए जाते हैं? ह्यूमस ज्यादा है, अम्लता के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे मुख्य फसलें तुम्हें पता है, सेब उगेंगे, अखरोट, बादाम, ये सभी तो उगते हैं। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश में उसकी बात करो, उत्तराखंड की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, तो कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं? तो जाहिर सी बात है यही पेड़ देखने को मिलते हैं, सेब, नाशपाती, चाय, ये सभी तो है। फिर आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि पर्वतीय मिट्टी कैसी मानी जाती है? पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती। पहली बात तो क्यों? क्योंकि हिमालय भी युवावस्था में है, हिमालय से निकलने वाली नदियां भी युवावस्था में है, और जो पर्वतीय मिट्टी है वो पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती, ये निर्माणाधीन अवस्था में ये भी बन रही है। नॉट कंसिडर्ड अ फुली डेवलप्ड सोइल, इट इज इन ए स्टेट ऑफ फॉर्मेशन। इसका जो विस्तार है पूरे उत्तर, आपने देखा है उत्तर भारत, देखो आप, मैंने आपको मिट्टी का टॉपिक पढ़ाया, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के ऊपर है ये। तो हिमालय के साथ साथ भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, अलोंग द हिमालयाज इन इंडिया, इन कश्मीर, पुअर किसकी? पोटास, फॉस्फोरस एंड लाइम, मतलब इसमें इनकी कमी पाई जाती है। एक्सेस ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस की अधिकता तो मिलेगी, क्योंकि ना आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि पर्वतीय मिट्टी में क्या है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। भाई वो जब गिरेंगे सड़ी गली वनस्पति, जब ऊपर से पेड़ पौधे गिरेंगे तो कभी ना कभी तो सड़ी गलेंगे। अब जब सड़ गल जाएंगे तो उनका अपघटन कौन करेगा? सूक्ष्म जीव उनका अपघटन करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के अपघटन के द्वारा, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, तो हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमस मिलता है। आपसे कोई पूछेगा कि पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? यस बिल्कुल मिलता है। क्यों मिलता है? क्यों? तो क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो ये वाली, क्यों मिलता है ह्यूमस? ह्यूमस क्यों मिलता है? मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है, ये ह्यूमस। बस 3 लाइनें इनफ है इसके लिए। कोई अभी आपसे पूछे कि ह्यूमस के बारे में कुछ 1-2 बात बता दो, तो आप 3 बातें बता देना। मैडम ने क्या क्या बताया कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत काले कलर का होता है,
और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। सिंपली 4 लाइन इनके बारे में, इसके अलावा कुछ कहना ही नहीं है ह्यूमस के विषय में। मैं सच बता रही हूँ, कभी कोई पूछ ले, कोई कहे ह्यूमस क्या है, पटाक देनी बतानी है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है, मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और काले कलर का होता है। ह्यूमस काले कलर का ही होता है। मैम नाशपाती मतलब क्या होता है? नाशपाती एक फ्रूट है, पियर। और इस टाइम देखो आप बाजार में जाओगे ना, तो दिल्ली में भर भर के आपको हर ठेले पे पियर ही पियर मिल रही है। पियर यानी कि नाशपाती, हाँ हर जगह मिल रही है। चले आगे चले, तो हम कहाँ पर आ गए? हिमालय पर इसकी अधिकता है। अब आता है पीट और दलदली मिट्टी। प्यारे बच्चों, अब क्या पढ़ेंगे हम? पीट और दलदली मिट्टी। पीट और दलदली मिट्टी। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीटी एंड मार्शी सोयल। ठीक है बच्चों, अब पीटी एंड मार्शी सोयल के बारे में बताओ क्या है। तो जहां वर्षा ज्यादा होगी, पहली बात तो ये मिट्टी वहां पाई जाएगी। दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहां वर्षा ज्यादा होगी। कहाँ पाई जाएगी प्यारे बच्चों? तो जहां वर्षा ज्यादा होगी। और पहली बात, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि पीट और ये जो मिट्टी है दलदली, ये आपको तटीय क्षेत्रों में मिलेगी। अब कोई बच्चा, क्या बोला मैंने? तटीय क्षेत्रों में मिलेगी। तटीय क्षेत्र, तो आपका एक क्वेश्चन मेरे से ये बनेगा कि तटीय क्षेत्र में होता क्या है? तटीय, ध्यान से सुनो, समुद्र के साथ जो भी आपकी जगह सीमा लगाती है, समुद्र के साथ जो भी भारत के स्टेट सीमा लगाते हैं, वो तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। समझ आई कहानी? क्या बताए तटीय क्षेत्र होता क्या है? मैंने एक लफ्ज बोला ना, तटीय क्षेत्र, तो उसको ध्यान से सुनना है। तो आप बोलोगे मैम फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज, कहाँ मिलेगी प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे मैम फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज। चलो यहां तक। इसका कलर कैसा होता है? दिमाग में बिठा लो, काला, ब्लैक। कैसा होता है? BLACK, ब्लैक, काला होता है। अधिकता किसकी होती है? भर भर के यहां पर ह्यूमस मिलेगा, रिच इन। तो किसकी अधिकता किसकी होगी? तो आप बोलोगे ह्यूमस की अधिकता। ह्यूमस पता चल गया ना, ह्यूमस क्या होता है? प्यारे बच्चों बताओ, ह्यूमस की अधिकता। ह्यूमस की अधिकता यानी आपको ये रिच इन ह्यूमस कंटेंट, रिच इन ह्यूमस याद हो गया क्या है? 4 लफ्ज बता दोगे? बताओ। रिच इन ह्यूमस कंटेंट, आ गई बात समझ में? रिच इन ह्यूमस कंटेंट, रिच इन ह्यूमस कंटेंट, ये बात ध्यान रखना है। और कमी किसकी है? कमी यानी पुअर। पुअर है, आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे मैम, फास्फोरस और पोटाश की कमी। मैंने क्या बताया था? एक लाइन ध्यान से पढ़ो, फास्फोरस और पोटाश की कमी। मैंने क्या बताया था? जब मैं तुम्हें याद करवाती हूँ कि भारतीय मिट्टी में किस चीज की कमी है, बार बार रिपीट करवाती हूँ ना, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैडम ने क्या बोला हमसे, कि भारतीय मिट्टी में जो कमी पाई जाती है फास्फोरस एंड पोटाश की। फास्फोरस एंड पोटास, और किस चीज की? मैंने तो बताया था कि 3 चीजें याद कर लो। नाफाजे बताया था, नाफाजे, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड जीवाश्म। नाफाजे, भारतीय मिट्टी में इन तीनों की कमी ही मिलेगी।
जो जो ऐसे बोला करो ना कि मैडम ने ये बोला 3 चीज की कमी मिलेगी भारत की मिट्टी में, तो ऐसे याद किया करो। अभी मैंने कुछ ऐसे बताया, ह्यूमस क्या होता है ये बताया था, ये भी पढ़ो। फिर मैंने आपको ये बोला तटीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो तटीय क्षेत्र जो समुद्र के साथ सीमा लगा रही है वो जगह उन्हें तटीय क्षेत्र बोला जाता है। तो छोटी छोटी बातें याद रखो। ह्यूमस क्या है, मिट्टी की ऊपरी परत है, काले रंग का होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। सही। ह्यूमस बनता कैसे, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष से बनता है। ऐसे याद रखना है ना। जो मतलब मैं जिसपे जोर डाला करूँ ना वो जरूर याद कर लिया करो बस। क्या ऋषि मैम ना ऐसे कह रही है, इसको याद करना है तो इसी को ही याद करना है आपको, कुछ और कुछ करना ही नहीं। तो फास्फोरस और पोटाश की कमी और फाउंड। अब देखो बच्चों ये कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाती है पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में। तो मैं वेस्ट बंगाल लिख दूं, वेस्ट बंगाल के तटीय भागों में। पूरा नहीं लिख रही, WB का मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। WB का मतलब पता है ना, पता चल जाएगा ना। तो आप बोलोगे यस मैम, कोस्टल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो कोस्टल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, कोस्टल पार्ट ऑफ, WB का मतलब पूरा याद करो, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, उड़ीसा एंड तमिलनाडु मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु याद हो गया। WB का मतलब याद हो गया यहाँ पर। एक मिनट, ये हो गया, आगे बात करते हैं। फाउंड का भी पता चल गया। अब मैंग्रोव वन, मोस्ट इंपोर्टेंट हमेशा एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फाउंड मतलब पाई जाती है ना। मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं, पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। अब याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। बताओ कौन से वन मिल रहे हैं भैया, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आप बोलोगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फाउंड इन पीटी एंड मार्शी सॉइल, इज फाउंड इन पीटी एंड, टाइम हो गया क्या, हाँ 53 हो गए, मार्शी सोयल। देखो आराम से, ठीक है। चलो तो अभी एक मिट्टी और बची है आपकी, क्षारीय मिट्टी और अनुर्वर मिट्टी। बाकी ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है और कल हम इसके आगे का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। और मैप मैं दिखा दूंगी, मैं इसकी PDF बना लूं अब। 1 2 3, लो ये रहा, मैंने इतना पढ़ा है, इसे मैं एक्सपोर्ट PDF कर देती हूँ। हाँ हाँ ये रहा, सेव, लो कर दी, ठीक है। अच्छा याद हुआ, बढ़िया से। चलो, बालू रेत एक बचा है, अनुर्वर मिट्टी, वो मैं बच्चों कल करवाऊंगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ये याद रखना, पीट और दलदली मिट्टी जहाँ वर्षा ज्यादा होगी वहां मिलेगी। इसका कलर बच्चों काला होता है, इसमें दिखता होगी, ह्यूमस की दिखता होगी, कमी फास्फोरस और पोटाश की कमी होगी। कहाँ मिलेगी, तो वेस्ट बंगाल के तटीय भागों में मिलेगी। और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद करना, थैंक यू सो मच। कल क्लास होगी अब।